बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसहफ की 16th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देख के बगैर शुरू करते हैं। वो इस जहाजी साइज बैग के वस में सर घुटनों पर रखे गुमसुम सी बैठी थी। फरिश्ते कुछ देर हुई इसे वहां बिठाकर जाने कहाँ चली गई थी, और हुमायूं को तो इसने गाड़ी से निकलकर देखा ही ना था। वो तेजी से अंदर चला गया था और फिर दोबारा सामने नहीं आया था। इसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो बार बार आउज़ुबिल्लाह पढ़ती, मगर वसवसे और वहम सताने लगे थे। शायद वो इससे शादी नहीं करना चाहता था, शायद वो इसमें मुसल्लत की गई थी, शायद वो खफा था, शायद वो इसे पसंद ही नहीं करता था, बल्कि शायद वो बात तक ना करे, शायद वो इसे छोड़ दे, शायद बहुत से शायद थे जिसके आगे सवालिया निशान लगे थे। बार बार शायद इसके जहन के पर्दे पे उभरते और इसका दिल डूबने लगता। वो मायूस होने लगी थी जब दरवाजा खुला। बेख्तियार सब कुछ भुलाकर वो सर उठाए देखने लगी। वो अंदर दाखिल हो रहा था, इसका दिल धड़कना भूल गया। जाने वो अब क्या करे। वो दरवाजा बंद करके इसकी तरफ पलटा, फिर इसे यूं बैठे देखकर जरा सा मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आगे बढ़कर बेड की साइड टेबल दराज खोली। वो खामोशी से कुछ कहे बिना इसे देखे गई। वो अब दराज में चीजें उलट पुलट रहा था। तुम थक गई होगी, इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी हो, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। वो अब निचले दराज में कुछ तलाश कर रहा था। लहजा मुतवाजन था और अल्फाज पर तो इसने गौर ही नहीं किया। वो बस इसके हाथों को देख रही थी जो दराज में इधर उधर हरकत करते एकदम रुके थे, और फिर उसने इनमें एक मैगजीन पकड़े देखा। क्या इसमें गोलियां भी हैं? क्या ये मुझे मार देगा? वो अजीब सी बातें सोच रही थी। वो मैगजीन निकालकर सीधा हुआ। आई एम सॉरी महमद, हमें सब बहुत जल्दी में करना पड़ा। मैं जानता हूँ तुम इसके लिए तैयार नहीं थी, वो कह रहा था, और वो सांस रोके इसके हाथों में पकड़ा मैगजीन देख रही थी। मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ और मुझे रेड के लिए कहीं जाना है। रात फरिश्ते तुम्हारे साथ रुक जाएगी। मैं परसों शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान ना होना। वो खाली खाली निगाहों से इसे देखी गई। अजीब शादी, अजीब से दुल्हन और अजीब सा दूल्हा। इसे इसकी बातें बहुत अजीब लगी थी। तुम सुन रही हो? वो इसके सामने बेड पे बैठा बगौर इसकी आंखों में देख रहा था। वो जरा सी चौंकी। जी जी, बेसाख्ता निगाहें झुका लें। फिर पता नहीं वो क्या क्या कहता रहा। महमल नजरें नीचे किए सुनती रही। अल्फाज इसके कानों से टकराकर गोया वापस पलट रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कब खामोश हुआ, कब उठकर चला गया। इसे तब होश आया जब फौरन से गाड़ी निकलने की आवाज आई। आज इसने सुर्ख शलवार कमीज पहन रखी थी और रूसी जोड़ा और रूसी जेवरात। वो दुल्हन थी और पता नहीं कैसी दुल्हन थी। इसने तो सोचा भी ना था कि वो इसके कमरे में यूं कभी हुमायूं की दुल्हन बनकर आएगी। हाँ, फवाद के ख्वाब इसने देखे थे, मगर वो इसके दिल का एक छुपा हुआ राज था जिसकी खबर शायद फवाद को भी ना थी। और हसन, अंदर से किसी ने सरगोशी की। हसन के लिए इसके दिल में कभी कोई जज्बा नहीं उभरा था। वो अच्छा ही हुआ। शाम को जब फवाद ने इसके नाम के साथ हुमायूं का नाम लिया तो कैसे वो बिल्कुल चुप हो गया था। वो जो हर मौके पर महमल के हक के लिए बोलता था, लड़ता था, इतने अहम मौके पर यूं क्यों पीछे हो गया था? वो फैसला न कर सके। और फरिश्ते, इसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी इसके लिए। वो कभी भी इसका एहसान नहीं उतार सकती थी। वो जानती थी इसने अपना हक छोड़ दिया। काश फरिश्ते भी कभी इसे मौका दे और वो इसके लिए अपना हक छोड़ दे। इसने थककर सर बेड क्राउन से टिका दिया और आंखें मौन ली। इसका दिल उदास था, रूह बोझल थी। अब इसे राहत चाहिए थी, सुकून चाहिए था। अपने खानदान वालों की कैद से निकलने के एहसास को महसूस करने की हिस्स चाहिए थी। इसे गम से निजात चाहिए थी। इसने हौले से लबों को हरकत दी और आंखें मूंदे धीमी आवाज में दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, मैं आपकी बंदी हूँ, आपके बंदे की बेटी हूँ और आपकी बंदी की बेटी हूँ। मेरी पेशानी आपके काबू में है। मेरे हक में आपका हुक्म जारी है। आपका फैसला मेरे बारे में इंसाफ पे मबनी में है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपके हर उस नाम के वास्ते से जो आपने अपने लिए पसंद किया, या अपनी किताब में उतारा, या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया, या अपने इल्म गैब में आपने इसको इख्तियार कर रखा है, इस बात को कि आप कुरान अजीम को मेरे दिल की बहार और मेरी आंखों का नूर बना दें और मेरे फिक्र और गम को ले जाने का जरिया बना दें। वो दुआ के अल्फाज बार बार दोहराती गई, यहाँ तक कि दिल में सुकून उतर गया। इसकी आंखें बोझल हो गईं और वो नींद में डूब गई। नेक्स्ट पार्ट।
वो 2 दिन फरिश्ते इसके साथ रही और 2 दिनों में उन्होंने बहुत सी बातें की सिवाय शाम के ड्रामे के। वो ऐसा मौजू था कि दोनों ही किसी खामोश मुआहदे के तहत इससे एतराज बरत रही थीं। फरिश्ते ने इसे बहुत कुछ बताया, अब्बा के बारे में, अपनी अम्मा के बारे में, हुमायूं की अम्मी के बारे में, अपनी जिंदगी, घर और पुरानी यादों के बारे में। वो दोनों चाय के मग थामे घंटों लॉन में बैठी बातें करती रहती। चाय ठंडी हो जाती, शाम ढल जाती, मगर इनकी बातें ना खत्म होती। पता है महमल, इधर लॉन में वो दोनों बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी, चाय के मग हाथ में थे, जब फरिश्ते ने बाजू लंबा करके उंगली से सामने इशारा किया। वहां एक झूला था, बिल्कुल कोने में। महमल गर्दन मोड़कर वहां देखने लगी, जहां अब सिर्फ घास और क्यारियां थी। हम बचपन में इस झूले में बहुत खेलते थे और इसके तरफ तोतों का पिंजरा था। एक तोता मेरा था और एक हुमायूं का। अगर मेरा तोता इसकी डाली गई चूरी खा लेता तो हुमायूं बहुत लड़ता। वो हमेशा ही से इतना गुस्से वाला था, मगर गुस्सा ठंडा हो जाए तो इससे बढ़कर लविंग और केयरिंग भी कोई नहीं है। महमल मध्यम मुस्कुराहट के लिए सर झुकाए सुन रही थी। जब मैं 12 साल की हुई तो अब्बा ने मुझसे पूछा कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ या अम्मा के साथ। मैं वक्ती तौर पर अब्बा के साथ जाने के लिए राजी हो गई, मगर उस दिन हुमायूं मुझसे बहुत लड़ा। उसने इतना हंगामा मचाया कि मैंने फैसला बदल लिया। चाय का मग इसके दोनों हाथों में था और वो कहीं दूर खोई हुई थी। फिर जब हम बड़े हुए तो मैंने कुरान पढ़ा तो हुमायूं से जरा दूर रहने लगी। वो खुद भी समझदार था, मुझे ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता था। फिर मेरी अम्मा की डेथ हुई तो दफ्तर गाड़ी का हॉर्न बजा। वो दोनों चौंक कर इस तरफ देखने लगी। अगले ही लम्हे गेट खुला और अजन से स्याह गाड़ी अंदर दाखिल हुई। चलो, तुम्हारा मियाँ आ गया है, तुम अपना घर संभालो, मैं अपना सामान पैक कर लूं। वो हंसकर कहते हुए उठकर अंदर चली गई। महमल मुतजब्ज़िब से बैठी रह गई। वो गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ आ रहा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, कैप हाथ में लिए, थका थका सा। इसे देखकर मुस्कुरा दिया। तो तुम मेरे इंतजार में बैठी हो? वह मुस्कुराकर कहते इसके सामने आ खड़ा हुआ और तो वो गड़बड़ाकर खड़ी हो गई। गुलाबी शलवार कमीज पे भूरे बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए वो उदास शाम का हिस्सा लग रही थी। वो मैं कह दो कि तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। नहीं, वो चाय लाऊं? यही काफी है। इसने महमल के हाथ से मग लिया, एक घूंट भरा और मग लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर जाते जाते पलटा। फरिश्ते हैं? जी, वो अंदर हैं। ओके, मैं शावर लेकर खाना खाऊंगा, तुम टेबल लगा दो। वो कहकर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी खुले दरवाजे को देखती रही। वो दरवाजा बंद करके नहीं गया था। क्या इसका मतलब ये था कि वो अंदर आ जाए? पहले भी वो तो बगैर इजाजत इसकी जिंदगी में दाखिल कर दी गई थी, अब भी चली जाए तो क्या मुज़ायका है। इसने तलखी से सर झटका और खुले दरवाजे से अंदर चली आई। लॉन्च के सिरे पर सीढ़ियों के करीब फरिश्ते और हुमायूं खड़े थे। वो अपने बैग का हैंडल थामे स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे हुए उंगली से थोड़ी के नीचे अड़ोस रही थी। नहीं, बस अब मैं चलती हूँ, कल मुझे क्लास लेनी है। कम से कम कुछ दिन तो तुम्हें इधर रहना चाहिए। वो दोनों बातें कर रहे थे, इनकी आवाज बेहद मध्यम थी। महमल को अपना आप उधर बेकार लगा तो वो सर झुकाए किचन में चली गई। बिल्किस जा चुकी थी। किचन साफ सुथरा पड़ा था। इसने चूल्हा जलाया और खाना गर्म करने लगी। शायद वो भी इस घर में बिल्किस की तरह थी, एक नौकरानी। महमल, फरिश्ते ने खुले दरवाजे से झांका। महमल ने हाथ रोककर इसे देखा। वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आप मत जाएं फरिश्ते, प्लीज। वो बेख्तियार और हांसी होकर इसके करीब आए। ओहो, मेरा कजन बहुत अच्छा इंसान है, तुम क्यों परेशान हो रही हो पागल? इसने हौले से इसका गाल थपथपाया। महमल चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर यकायक इसकी भूरी आंखें पानी से भर गईं। वो झुककर चूल्हे को तेज करने लगी। महमल, क्या हुआ? मुझे तुम परेशान लग रही हो। वो जरा फिक्रमंदी से इसके पीछे आए। महमल की इसकी तरफ पीठ थी। फरिश्ते इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। किसी की शादी ऐसे भी होती है जैसे मेरी हुई। बहुत देर बाद बोली तो आवाज में सदियों की याद थी। फरिश्ते कुछ न बोली तो वो पलटी। फरिश्ते बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसे लगा इसने कुछ गलत कह दिया है। क्या? वो गड़बड़ा गई। महमल, तुम? हैरत की जगह खफगी ने ले ली। क्या हुआ? तुम बहुत नाशुक्री हो महमल, बहुत ज्यादा। वो जैसे गुस्सा जब्त करते हुए तेजी से मुड़ गए। फरिश्ते रुके। महमल बौखलाकर इसके पीछे लग गई। वो तेजी से बाहर निकल रही थी। इसने इसे बाजू से थामा तो वो रुक गई। चंद लम्हे खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेकर इसकी तरफ घूमी। तुम्हें हुमायूं मिल गया महमल, तुम अब भी नाखुश हो? वो बहुत दुखी सी होकर बोली। महमल ने बेचैनी से लब कुचला। फरिश्ते इसे गलत समझ रही थी। नहीं, मैं सिर्फ इस खुशी को महसूस करना। जस्ट स्टॉप इट।
वो बहुत खफा थी। महमल चुप सी हो गई। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी हाल रही। फिर फरिश्ते ने आगे बढ़कर इसके दोनों शानों पे अपने हाथ रखे और इसे बिल्कुल अपने सामने किया। तुम वाकई नाखुश हो? नहीं, मगर इस सब से मेरा दिल कट के रह गया है। लोगों की रूह तक कट जाती है महमल। सब कुर्बान हो जाता है और फिर भी राजी होते हैं। और तुम तो अब भी शुक्र नहीं करती? इसकी सुनहरी आंखों में शोक सी नमी उभरी थी। इसके हाथ में अभी तक महमल के कंधे थे। नहीं, मैं बहुत शुक्र करती हूँ महमल, मगर सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। जैसे बस करो महमल। इसने तासुब से सर झटक कर अपने हाथ उठाया और तेजी से भागती हुई बाहर निकल गई। इसे यूं ही शक सा गुजरा कि वो रो रही थी। वो दिल महसूस कर के रह गई। इसने शायद फरिश्ते को नाराज कर दिया था, लेकिन वो ठीक कहती थी। वो वाकई नाशुक्री कर रही थी। सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना काफी नहीं होता, असल इजहार तो रवैये से होता है। किधर गुम हो? आवाज पे वो चौंकी। हुमायूं सामने काउंटर से टेक लगाए खड़ा बगौर इसे देख रहा था। वो झिझक सी गई। फरिश्ते चली गई। वो काउंटर से हटकर फ्रिज की तरफ बढ़ा और इसे खोलकर पानी की बोतल निकाली। जी। फरिश्ते बहुत अच्छी है। वो है ना? इसने ढक्कन खोलकर बोतल मुंह से लगाई। बैठकर पिए प्लीज। वो खुद को कहने से ना रोक सकी। वो बोतल मुंह से हटाकर हंस दिया। फरिश्ते ने तुम्हें भी अच्छी लड़की बना दिया है। तो क्या पहले मैं बुरी थी? वो बुरा मान गई। अरे नहीं, तुम तो हमेशा से अच्छी थी, मुस्कुराकर कहते इसने फिर बोतल लबों से लगाई। महमल ने देखा वो बैठा नहीं था, अब भी खड़ा होकर पी रहा था। खुद को बदलना भी आसान नहीं होता, मगर दूसरे को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल क्यों कट के रह गया? ओह, वो बुरी तरह चौंकी। वो तो शावर लेने गया था, कब आकर सब सुन गया, इसे तो पता ही ना चला था। वो दरअसल इसका दिल जोर से धड़का। घर से किसी ने कॉल नहीं की तुम्हें? घर से किसी ने कॉल नहीं की तो मैम। वो क्यों करेंगे कॉल? इनकी इस शादी में मर्जी शामिल नहीं थी। फरिश्ते ने बहुत मुश्किल से इन्हें राजी किया था। वो इस बात पे अभी तक गुस्सा है। आई थिंक वो एकदम ठटक गई। फरिश्ते ने? इसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। इसने कितनी मुश्किल से हमको राजी किया, तुम जानती हो? वो फिर बोतल से घूंट भर रहा था। वो दम बखुद उसे देखे गई। क्या वो कुछ नहीं जानता? इसे नहीं मालूम कि कैसे इन दोनों ने फवाद के दिए कागज पे दस्तखत किए। फरिश्ते ने इसे कुछ नहीं बताया, मगर क्यों? तुम फिक्र मत करो, हमने ये शादी इनसे जबरदस्ती करवाई है। इनको कुछ अर्सा नाराज रहने दो, डोंट वरी। तो वाकई कुछ नहीं जानता। वो बताए या नहीं? उसने लम्हे भर को सोचा और फिर फैसला कर लिया, अगर फरिश्ते ने कुछ नहीं बताया तो वो क्यों बताए। छोड़ो, जाने दो। सिर्फ इनके साथ जबरदस्ती हुई है या आपके साथ भी? तो तुम इसलिए परेशान थी? इसने मुस्कुराकर सर झटका। तुम्हें लगता है कोई हुमायूं दाद को मजबूर कर सकता है? मजबूरन कायल तो कर सकता है, नहीं कर सकता, कतन नहीं। फिर आपने क्यों शादी की मुझसे? अगर तुम चाहती हो कि मैं ये कहूं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं वगैरह वगैरह, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि वाकई मुझे तुमसे कोई तूफानी किस्म की मोहब्बत नहीं थी। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की है और मैं इस फैसले पर बहुत खुश हूँ। इसका अंदाज इतना नरम था कि वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी। दिल पे लदा बोझ हल्का हो गया। यानी आप खुश हैं? ऑफ कोर्स मैमल, हर बंदा अपनी शादी पे खुश होता है। बुनियादी तौर पे मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, लंबी बात नहीं करता, मुझे बेकार की मुबालगा आराई नहीं पसंद। मैं कोई दावा नहीं करूंगा ना वादा। ये तुम वक्त के साथ देख लोगी कि तुम इस घर में खुश रहोगी। वो जैसे खुलकर मुस्कुरा दी। इत्मीनान और सुकून इसके रगों पैर में दौड़ गया। तुम इस पे कुछ नहीं कहोगी? मैं क्या कहूँ? मैं बताऊं? जी बताइए। वो बहुत ध्यान से मुतवज्जा हुई। सालन जल रहा है। ओह, वो बौखलाकर पलटी। डेचकी से धुआं उठने लगा था। मध्यम सी जलने की बू भी सारे में फैल रही थी। इसने जल्दी से चूल्हा बंद किया। वेलकम टू प्रैक्टिकल लाइफ। और मुस्कुराकर कहता बाहर निकल गया। वो गहरी सांस लेकर डेचकी की तरफ मुतवज्जा हुई। सालन जल गया था, मगर इसके अंदर हर सू बाहर छा गई थी। वो मुस्कुराहट दबाए डेचकी उठाकर सिंक की तरफ बढ़ गई। नेक्स्ट पार्ट। महमल वो नीचे लॉन्च में खड़ा सर उठाया मुसलसल से आवाजें दे रहा था। जल्दी करो, देर हो रही है। आ रही हूँ, बस 1 मिनट। इसने ड्रेसिंग टेबल से लिप ग्लोस उठाया और सामने आईने में देखते हुए इसे लिपस्टिक पे लगाया।
लिपस्टिक चमक उठी थी। महमल, वो फिर चिल्लाया था। बस आ गई। इसने एक उजलत भरी निगाह सिगार मेज के आईने पर झलकते अपने वजूद पर डाली। टी पिंक बनारसी साड़ी में बलबूस लंबे सीधे बाल कमर पर गिराए, कानों में चमकते डायमंड्स के इयररिंग्स, फ्रॉन से चिपका नाजुक हीरों का सेट जो हुमायूं ने इसे तैमूर की पैदाइश पे दिया था। कलाई में व्हाइट गोल्ड के मोती जड़े कंगन, साथ मुनासिब सा मेकअप। वह मुतमईन हो गई। बेड पे लेटे तैमूर को उठाया और बाहर निकल आई। तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? क्या इरादा बदल गया है? आखिरी फिक्रा कहते वो ज़ेरे-लब मुस्कुराया। वो जो तैमूर को उठाए सहज सहज सीढ़ियां उतर रही थी, मुस्कुरा उठी। हरगिज़ नहीं, आखिर को अपने मैके जा रही हूँ, इरादा क्यों बदलूंगी? वो सीढ़ियां उतर आई और मुस्कुराकर इसे देख रहा था। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस बालों को जल से पीछे किए वो शानदार लग रहा था। अच्छे लग रहे हो तुम भी, और तुम भी। बस इतनी सी तारीफ। इसका चेहरा उतर गया। शादी के 1 साल बाद और मैं और क्या कहूँ। वो दोनों साथ साथ बाहर आए थे। 1 साल गुजर गया हुमायूं, पता ही नहीं चला। वो फ्रंट डोर खोलते हुए कहीं खो सी गई थी। हाँ, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। वो गाड़ी सड़क पर डालकर बहुत देर बाद बोला था। यूं लगता है जैसे कल ही की बात हो। महमल ने सीट की पुश से सर टिका दिया और आंखें मूंद ली। 1 साल गुजर भी गया, यूं जैसे पता ही ना चला हो। पूरे 1 बरस पहले वो ब्याह कर इस घर में इधर आई थी। आज 1 बरस बाद हुमायूं ने शादी की सालगिरह पे इसे इसी घर ले जाने का तोहफा दिया था। पूरा साल ना उन्होंने इसकी खबरगिरी की, ना महमल ने कोई फोन किया। शुरू में इसे गुस्सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गम में ढल गया। और अब इसे अपने फराइज याद आए, सुलह रहमी के अहकामात याद आए और इसने तहैया कर लिया कि अपने रिश्तेदारों से फिर से ताल्लुक जोड़ेगी। फिर भी ये ख्याल कई बार आया, मगर हुमायूं जाने पे राजी ना होता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ फवाद का केस अंदर ही अंदर दबता चला गया और हुमायूं ने ही एक दिन इसे बताया कि फवाद मुल्क से बाहर चला गया, शायद ऑस्ट्रेलिया, वो भी किसी हद तक सुकून में आगे ना जाने क्यों। हफ्ता पहले हुमायूं को किसी जगह आगा करीम मिले। इसने महमल को बताया। वो बहुत खुशदिली से मिले और इसे घर आने की दावत भी दी। मुनाफिकत, दुनियादारी और फिर अब वो किस चीज का बुक्स चेहरों पर सजाए रखते। फवाद तो बाहर चला गया और जायदाद नहीं इन्हें मिल गई। फिर हुमायूं दाऊद जैसे बंदे को दामाद कहने में क्या मजायका था, बल्कि फखर ही था। एक तब्दीली और भी आई थी। फरिश्ते स्कॉटलैंड चली गई थी। इसे पीएचडी करना थी, खूब सारा इल्म हासिल करना था, फिर इसका थीसिस और बहुत कुछ। वो चली गई तो मस्जिद में इसकी जगह किसी और ने ले ली। और रही महमल, तो वो आज भी तैमूर को लेकर फजर की नमाज के साथ ही मस्जिद जाती थी। इसके इल्म किताब का अभी आधा साल रहता था। गाड़ी रुकी तो वो चौंक कर हॉल में आई। वो आगा हाउस के पोर्च में मौजूद थी। वो तैमूर को उठाए बाहर निकले और गुमसुम सी इर्द गिर्द निगाह डाली। लॉन के कोने में मसनूई आबशार बन चुकी थी। घर का पेंट बदल चुका था। पोर्च के टाइल्स भी नए और कीमती थे। लॉन्च के दरवाजे पे मेहताब था और आगा जान खड़े थे। महमल और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा और फिर जैसे गहरी सांस लेकर इनकी तरफ बढ़े। शॉल इसने एक कंधे पर डाल ली थी। भूरे सफेद बाल दोनों कानों के पीछे अड़ूसे थे। पोर्च की मध्यम लाइट में भी इसके डायमंड सेट के जगर जगर करते हीरे चमके थे। महमल, ये तुम हो? कैसी हो? मेहताब ताई पुरतपाक इस्तकबाल के साथ आगे लगती थी। महमल, मेरी बेटी। आगा जान ने इसके सर पे हाथ रखा। इसकी आंखों से गोशे भीगने लगे। शायद इन्हें एहसास हो गया था कि इन्होंने इसके साथ कितना जुल्म किया। दोनों चचियां और दूसरी लड़कियां भी वहीं आ गईं। वो इनके साथ इनके सवालों के जवाब देती अंदर आई थी। एक तो हुमायूं की शानदार पर्सनालिटी, ऊपर से महमल का बदला सजा समरा, दौलत और आसाइशों की फरवानी जाहिर करता सरापा। फिजा ने तो अजली मीठे अंदाज में तारीफ की, अलबत्ता नाइमा के माथों के बलों में इजाफा ही होता चला गया और वो अपनी जलन छुपा न पा रही थी। लॉन्च का भी हुलिया बदला हुआ था। कीमती फानूस, पर्दे, बेशकीमत डेकोरेशन पीसेस। गो के पहले भी वहां हर चीज कीमती होती थी, मगर अब तो जैसे पैसे की रेल फेल हो गई थी। एक एक कोना चमक रहा था। शायद अब इन्हें खुला इख्तियार जो मिल गया था। सिदरा बाजी किधर है? और आरजू? सोफे पर बैठते हुए इसने मुतलाशी निगाह इधर उधर दौड़ाई। सिदरा की तो दिसंबर में शादी हो गई थी। वो कनाडा चली गई। ताई मेहताब ने फखर से बताया। चेहरे पे इसे ना बुलाने की कोई नदामत ना थी। इसका दिल अंदर ही अंदर डूबकर उभरा। वो गलत थी। इनको कोई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि नेमतों की बेपनाह बारिश ने इन्हें मजीद मगरूर कर डाला था।
महरीन का निकाह पिछले माह हुआ है। लड़का डॉक्टर है, इंग्लैंड में होता है, इसी साल शादी कर लेंगे। अच्छा, माशाल्लाह। वो दिल से खुश हुई थी मगर उलझन बहरहाल थी। उन्होंने इसके साथ कितना जुल्म किया, फिर भी इनकी खुशियों में इजाफा क्यों होता चला गया। निदा की भी मंगनी हो गई। फिजा चची क्यों पीछे रहती, वो भी डॉक्टर से। सऊदिया की रॉयल फैमिली के डॉक्टर्स में से है। सामिया की भी आजकल बात चल रही है। और आरजू यूं ही इसके लबों से फिसल पड़ा। निगाह सबसे अलग बैठी नाइमा चची पर जा पड़ी। इनकी कोफ में जैसे इजाफा हुआ था। रिश्तों की लाइन लगी है मेरी बेटी के लिए। हर दूसरे दिन किसी शहजादे का रिश्ता आ जाता है। वो हाथ नचाकर बहुत चमक कर बोली थी। मगर वो माने तो। फिजा चची ने धीमी सरगोशी की। आवाज यकीनन नाइमा चची तक नहीं गई थी। मुखातिब महमली थी, जो सुनकर जरा सी चौंकी तो फिजा चची मायने खज अंदाज में मुस्कुराई। आरजू बाजी किधर है, नजर नहीं आ रही। इसने दूसरी दफा पूछा तो नाइमा चची उठी और पैर पटकती वहां से निकल गई। इन्हें क्या हुआ? इसने हैरत से ताई मेहताब को देखा, जिन्होंने इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। बेटी का दिल आ गया किसी पे, अब मान के नहीं दे रही। अच्छा, इसे हैरत हुई। उसी पर सीढ़ियों से उतरते हुए कोई रुका। आहट पे महमल ने निगाह उठाई और फिर बेख्तियार शॉल का पल्लू सर पर डाल लिया। हसन मबहूत सा उधर खड़ा था। कफ का बटन बंद करते हुए इसके हाथ वहीं रुक गए थे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वो खुश दिली से मुस्कुराई तो वो चौंका, फिर सर झटक कर आखिरी जीना उतरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो महमल, कब आई? वो इनकी तरफ चला आया। ये तुम्हारा बेटा है या बेटी? बेटा है, तैमूर। इसने झुककर तैमूर को प्यार किया, फिर सीधा हुआ। अकेली आई हो? अरे नहीं, हुमायूं इसके साथ आया है। तुम्हारे आगा जान के साथ ड्राइंग रूम में बैठा है। जाओ मिल लो। ताई मेहताब के कहने पर वो सर हिलाता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। हसन भाई की कहीं मंगनी वगैरह नहीं की चची? वो सादा से लहजे में फिजा से मुखातिब हुई। इसे लगा वो इसका जोग लिए अभी तक बैठा होगा। अरे नहीं, हसन की तो शादी भी हो गई। मेरी भांजी तलत याद है तुम्हें, इसी से आजकल वो मैके गई हुई है। सामिया, सामिया, उन्होंने बेटी को पुकारा। जाओ हसन की शादी का एल्बम ले आओ। महमल को वाकईतन झटका लगा था, मगर फिर संभल गई। वो जोग लेने वाला बंदा तो ना था, कमजोर मर्द जो कभी इसके लिए मजबूत सहारा बन सकता था। लेकिन भला इसे इसका सहारा चाहिए भी क्यों था? कभी भी नहीं। इसकी तो हसन के साथ कभी भी कोई जज्बाती वाबस्तगी ना रही थी, तो अफसोस किस बात का। फिर उन्होंने ऐसे हसन और सिद्रा की शादियों के एल्बम दिखाए। वो तो सजावट और धूमधाम देखकर हक तक रह गई। दुल्हनों के अरूसी लिबास और जेवरात तो एक तरफ, महज इवेंट डिजाइनिंग पे पैसा पानी की तरह लुटाया गया था। इन्हें महमल ने वो सब कुछ खुद दिया था। अब भला वो क्यों इसका पुरतपाक इस्तकबाल ना करते। डिनर बहुत पुरतकल्लुफ था। आगा जान हुमायूं के अंदाज से लग रहा था इनकी गहरी दोस्ती रही है। कौन कह सकता था कभी आगा जान इस शख्स का नाम नहीं सुन सकते थे। बस इसके एक दस्तखत ने सारी दुनिया ही बदल डाली थी। फिर भी वो खुश थी। इसे मैके का मान जो मिल गया था, चाहे मुनाफिकत का मलमा ओढ़े, झूठा ही सही मगर मान तो था। बस चंद हमों के लिए वो तैमूर का बैग लेने गाड़ी तक आई थी और तब इसने लॉन में कुर्सी पर बैठी आरजू को देखा तो रुक गई। वो भी इसे देख चुकी थी, सो तेजी से उठकर इसके पास चली आई। बहुत खूब मिसेस हुमायूं, खूब ऐश कर रही हो। इसके करीब सीने में बाजू लपेटे खड़ी वो सर से पांव तक इसका जायजा लेते हुए बहुत तन से बोली थी। इसने बमुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। अल्लाह का करम है आरजू बाजी, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। काबिल तो तुम खैर अब भी नहीं हो। ये तो तुम अपनी चलाकियों की बात होती है। मुझे चलाकियां आती होती तो इस घर से ऐसे रुखसत होती जैसे सिद्रा बाजी हुई। ओह, डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट। वो तेजी से झड़क कर बोली। तुम जानती थी कि हुमायूं सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और फिर भी तुमने इससे शादी की। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? ये हुमायूं आपके कब से हो गए आरजू बाजी? नाम तक तो आप उनका जानती नहीं थी, वो भी मुझसे ही पूछा था। अपनी छोटी सी अकल पे ज्यादा जोर ना दो महमल डियर। इसने उंगली से इसकी थोड़ी उठाई। और याद रखना, आरजू एक दफा किसी को चाह ले तो इसे हासिल करके ही छोड़ती है। क्यों, आरजू खुदा है क्या? इसके अंदर गुस्सा उबला था। बेख्तियारी इसने अपनी थोड़ी तले इसकी उंगली हटाई।
یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ تمسکرانہ انداز میں کہتی مڑی اور لمبے لمبے ڈاک بھرتی اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ، کسی کے شوہر پہ حق جما رہی ہے۔ وہ غم و غصے سے کھولتے ہوئے واپس اندر ہو گئی۔ نیکسٹ پارٹ۔ یہ تمہاری کزن آرزو، اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے؟ واپسی پر ڈرائیو کرتے ہوئے ہمایوں نے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کا دل ایک دم ڈر سا گیا۔ ہاں، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لانچ میں تو آئی نہیں۔ پتہ نہیں عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پیدر پہ سوالات شروع کر دیے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ پھر وہ دم بخود سن رہی تھی۔ پھر حسن کو برا لگا، اس نے اسے جھڑکا کہ اندر جاؤ۔ بٹ شی واز لائک کہ میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں۔ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہ لب کچل کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں محمد؟ کہیے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق حق ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کس طرح تمہاری جائیداد پہ عیش کر رہے ہیں، تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں شانے اچکا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ چکی تھی؟ اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی ضرور وجہ ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم بہت ہی افسردہ ہو گئی تھی۔ سو بیگ میں رکھا چھوٹا قرآن نکالا جس کے سفید کور پہ میم لکھا تھا۔ میں نے یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پہ اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد نہ آنے پہ شانے اچکا کر آگے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پہ لگائے گئے بک مارک سے کھولا۔ سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی تھی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو، اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی، سو قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعی ہر وہ چیز مل گئی تھی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا، اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی اللہ نے، وہی پڑھ کر ان پہ بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ کم آن محمد، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی گئی۔ محمد، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا کیجولی ٹریٹ مت کیا کرو اسے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کے اس پہر سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمد، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلا نقاد اس کی خامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان کسی اور طرح سے اسے دیکھے گا۔ اٹس آل ان یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں، اس لیے کہ تم وہی پڑھنا چاہتی ہو۔ تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹ لگتی ہے کیونکہ تم اسے خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو۔ محمد، یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفتن اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پہ نمبر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ جی رانا صاحب۔ وہ محو گفتگو ہو گیا۔ محمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوتے ہوئے تیمور پر ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ ابھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی۔ اس کا دل کھوکھلا ہو گیا، خیال کھوکھلا ہو گیا، امید کھوکھلی ہو گئی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش تھی، وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون میں مصروف تھا مگر اسے اس کی دل کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں قرآن کو دیکھے گئی، پھر درمیان سے کھول دیا۔ 2 صفحے سامنے روشن ہوئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا اور بے شک اس میں ذکر ہے تمہارا۔ اس سے آگے پڑھا ہی نہ گیا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی، پھر سے منور ہو گیا۔
دل پھر سے منور ہو گیا. اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پر مسلط نہیں کرنی تھی. اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا. دلیل مل گئی تھی. مسکراہٹ لبوں پر بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کی. پھر سر سیٹ کی پشت سے نکال کر آنکھیں موند لیں. اسے ہمایوں سے بحث نہیں کرنا تھا. اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا. وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے نہیں مانتے. یہاں ہوتی ہے ہماری یہ ایپیسوڈ ختم اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا زندگی اتنی ہی آسان اور اتنی ہی پرآسائش اور اتنی ہی مکمل رہے گی محمل کے لیے یا پھر ابھی مشکلات باقی ہیں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا, ضرور دیکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.